सबसे पहले मैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 275वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं रक्षा मंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के सभी विजेताओं को भी बधाई भी देता हूँ और साथ ही साथ भविष्य के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे बताया गया है कि विभिन्न पैरामीटर पर जांचने के उपरांत 3 टीमों को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए या रक्षा मंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के लिए उन्हें चयनित किया गया है। मैं आशा करता हूं कि उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों से बाकी सभी कर्मचारी भी बेहतर कार्य करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे। साथियों, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की यात्रा जब भी मैं देखता हूं तो मुझे ग्रीक मैथोलॉजी का एक थॉट एक्सपेरिमेंट स्वाभाविक रूप से याद आता है, जिससे आप भी शायद परिचित होंगे, जिसे शिप ऑफ थीसियस कहते हैं। थीसियस के बारे में शायद आप लोग अवगत होंगे। माना जाता है कि वे एथेंस के फाउंडर किंग थे। एक घटना में उन्होंने एक शिप से कुछ बच्चों को बचाने का काम किया था। उसके बाद से एथेंस के लोग उस शिप से हर साल एक तीर्थ यात्रा करते थे, तो उनके भगवान अपोलो को जो समर्पित मानी जाती थी, और यह प्रक्रिया सदियों तक चलती रही। जाहिर है, सदियों तक कोई शिप सरवाइव करे ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में शिप की मेंटेनेंस भी समय समय पर होती रही। उसका कोई प्लैंक डैमेज होता था तो उसकी जगह दूसरा प्लैंक चेंज करके लगा दिया जाता था। ऐसे ही किसी और सामान की जरूरत होती थी तो उसे भी बदल दिया जाता था। ऐसे ही बदलते बदलते सैकड़ों वर्षों में फिजिकल रूप से पूरी शिप ही बदल गई, पर मान्यता यही रही कि शिप वही है जिससे थीसियस ने बच्चों की सुरक्षा की थी। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ भी मैं कुछ ऐसा ही पाता हूँ। 275 ईयर्स, 275 साल, और इन 275 सालों में यानी स्थापना से लेकर अब तक न जाने कितनी बार इसके प्लैंक्स बदले गए होंगे। शुरुआत के मिलिट्री पे मास्टर से कमिश्नरी जनरल, फिर पे मास्टर जनरल, फिर मिलिट्री ऑडिटर जनरल, फिर मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल, फिर अकाउंटेंट जनरल, मिलिट्री डिपार्टमेंट, फिर मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और अब जाकर डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। यानी बदलाव पर बदलाव। पर मान्यता यही है कि यह इंस्टीट्यूशन 275 साल से अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है और काम कर रहा है। शुरुआत में विद्यमान चाहे एक भी कंपोनेंट आज इस इंस्टीट्यूशन में न हो, पर इसके आदर्श, मूल्य और निष्ठा आज भी जस के तस इंस्टीट्यूशन में बरकरार है। और यह निश्चित ही समस्त डीएडी परिवार के लिए यह गौरव का विषय है। डीएडी की यह लंबी जर्नी हमें 2 लेसन्स देती है। पहला यह, हम कितने ही मॉडर्न क्यों न हो जाएं, कितने भी एडवांस क्यों न हो जाएं, पर हमें कुछ परंपरागत मूल्यों को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए। और इस भौतिक जगत में जब हमारे आसपास की सभी चीज़ें परिवर्तनशील हैं तो वे अनचेंज्ड वैल्यूज ही हमारी पहचान बन जाते हैं। हमें उन्हें संजोकर रखना चाहिए। और दूसरा यह कि अपनी इंस्टीट्यूशनल जर्नी में अगर हमें दूर तक जाना है, जो कितने ही बदलाव क्यों न लाने पड़े, पर हमें अपने अंदर समयानुकूल बदलाव लाना ही है। समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। डीएडी इसका एक बड़ा उदाहरण है। साथियों, डीएडी आज अपना 275वां स्थापना दिवस मना रहा है और हमारा स्वतंत्र भारत अपना 75वां वर्ष पूरा कर रहा है। आज देश एक नए विश्वास और संकल्प के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और आज़ादी के अमृत काल में हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को एक सुपर पावर बनाना है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति सशक्त एवं आधुनिक
डिफेंस फोर्सेस के बिना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि डिफेंस फोर्सेस के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो और उनका ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन की हो। इस वर्ष रक्षा बजट के लिए 5.25 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं, जिसके लेखा जोखा रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह रक्षा लेखा विभाग की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विभाग फाइनेंशियल प्रूडेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए नॉट ए पेनी लेस नॉट ए पेनी मोर के मोटो के साथ रक्षा सेवाओं को उनके वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मित्रों, यह महत्वपूर्ण बात है कि रक्षा मंत्रालय अपनी एक्टिविटीज के वेरियस एस्पेक्ट्स की परफॉर्मेंस और इफिशिएंट ऑडिट के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है और यह कमेटी ऑडिट के माध्यम से मंत्रालय में हो रहे कामकाज को नए और सृजनात्मक नजरिए से देखेगी और इस प्रोसेस में डोमेन एक्सपर्टीज के साथ साथ आपके विजडम की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह न केवल हमारे सर्विसेज की एफिशिएंसी में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में भी यह स्वाभाविक रूप से कमी लाएगा। मंत्रालय की ओवरऑल इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की दिशा में मैं इसे एक बड़ा बदलाव भी समझता हूँ। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस वर्ष रक्षा मंत्री एक्सलेंस अवार्ड के लिए चयनित PAO भारतीय जैसा इनिशिएटिव यह लिया गया है और इसके द्वारा जवान पे एंड अलाउंसेस एवं क्लेम से संबंधित रियल टाइम डाटा प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही इसके इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम द्वारा हमारे जवान फोन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और 48 घंटे के अंदर इसका जवाब भी वह पा सकेंगे। अभी यह व्यवस्था केवल 7 वेतन लेखा कार्यालयों में लागू हुई है, पर मैं यह आशा करता हूं कि जल्द ही बाकी बचे वेतन लेखा कार्यालयों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। रक्षा लेखा विभाग की पूरी कोशिश रहती है कि वह देश के प्रत्येक सैनिक और पूर्व सैनिक को उनके जीवन काल में और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिवारजनों को भी उत्तम सेवाएं वो प्रदान करें। रक्षा सेवाओं के लिए एक दूसरी सुविधा जिस पर हमने लगातार बल दिया है वह है सही समय पर सही पेंशन का भुगतान। इस दिशा में विभाग ने स्पर्श प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसे इस वर्ष रक्षा मंत्री एक्सलेंस अवार्ड के लिए चयनित भी किया गया है। विभाग स्पर्श प्रोजेक्ट को 14 अक्टूबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। स्पर्श प्रोजेक्ट क्लेम इनिशिएशन से लेकर पेंशन डिस्बर्समेंट तक पेंशन संबंधित सभी प्रक्रियाओं का एक इंड टू इंड सॉल्यूशन है। साथ ही यह एक यूजर फ्रेंडली और इंटरैक्टिव पोर्टल है, जिसके माध्यम से पेंशनर स्वयं पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी पेंशन संबंधित सभी समस्याओं का निपटारा वह करा सकते हैं। स्पर्श पोर्टल निश्चित ही रक्षा लेखा विभाग का एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, पर इसे लेकर आप लोगों से मेरी एक अपेक्षा भी है। आप लोग जानते हैं कि मैं समय समय पर हमारे बहादुर जवानों, यक्स सर्विसमैन और उनके परिजनों से भी मिलता रहता हूँ। उनका कुशल क्षेम भी जानने की मैं कोशिश करता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैं अरुणाचल प्रदेश में तैनात हमारी सेना के अधिकारियों और उनके जवानों से मुलाकात करके आया हूँ और साथ में हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे भी थे। कहना मैं ये चाहता हूँ कि उनसे बातचीत के दौरान कई बार स्पर्श पोर्टल का जिक्र होता है और इसे लेकर मुझे कई शिकायतें, चिंताएं और आशंकाएं भी देखने को मिली हैं। ये शिकायतें क्या होंगी आप अच्छी तरह जानते हैं, इसे बहुत विस्तार में जाकर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यथाशीघ्र इस पोर्टल को उन समस्याओं से मुक्त करने का हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए। हालांकि मैं यह समझता हूँ कि जब कोई नया सिस्टम प्रैक्टिस में लाया जाता है तो ट्रांजिशन पीरियड में कुछ परेशानियाँ स्वाभाविक रूप से होती ही, पर डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी है कि वह इन परेशानियों का जल्द से जल्द ये निवारण करे ताकि हमारे पेंशनर्स को कहीं किसी प्रकार की कोई
परेशानी न होने पाए। साथियों, पेंशनधारियों के कल्याण के मामले पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पेंशनधारियों की शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निपटान हमारी पहली या प्राथमिकता होनी चाहिए और विभाग की यह पहल सराहनीय है कि वह इस क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नियमित तौर पर आउटरीच प्रोग्राम एवं रक्षा पेंशन समाधान आयोजन कर रहा है ताकि समस्याओं का ऑन द स्पॉट निवारण संभव हो सके। इस साल सरकार ने डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का 68% लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए आवंटित कर वोकल फॉर लोकल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। रक्षा उत्पादन में हमारी सरकार का सारा जोर मेक इन इंडिया पर है। ऐसे में विभाग की भूमिका और भी मायने रखती है कि वह द्रुत गति से निर्णय लेकर इस प्रक्रिया में और तेजी लाए, क्योंकि निर्णयों में विलंब से समय और धन दोनों की हानि तो होती ही है, साथ ही इससे देश की कम्बैट रेडीनेस पर भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा अनेक इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि विभाग प्रबल प्रणाली पर कार्य कर रहा है, जो कि एक IT एनेबल्ड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। इसी प्रणाली के अंतर्गत EHRMS, डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम एवं दर्पण जैसे सिस्टम्स भी डेवलप किए गए हैं, जो संबंधित कार्यों को काफ़ी आसान बनाएंगे। और यह खुशी की बात है कि भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले अग्निवीरों के वेतन भत्तों के लिए विभाग द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड वेतन लेखा कार्यालय एवं एक फुल्ली ऑटोमेटेड IT सिस्टम बना लिया गया है, जिसका आज औपचारिक रूप से उद्घाटन भी किया गया है। इन सभी डिजिटल पहलों को अपनाकर विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को आत्मसात किया है। साथियों, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न केवल कामकाज में शीघ्रता आती है, बल्कि साथ में कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आती है। और आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित हैं। और इस व्यवस्था के अनुसार SSC को अब रिटर्न फाइल से संबंधित किसी समस्या के निवारण के लिए ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। इससे विभाग और इंडिविजुअल पेंशन दोनों के ही समय की तो बचत होती ही है, साथ ही पूरी ट्रांसपेरेंसी होने के कारण करप्शन आदि की संभावना भी नहीं रहती है। यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अपने सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। रक्षा उत्पादन में हमारी सरकार का सारा जोर मेक इन इंडिया पर है। ऐसे में विभाग की भूमिका और भी मायने रखती है कि वह द्रुत गति से निर्णय लेकर इस प्रक्रिया में और तेजी लाए, क्योंकि निर्णयों में विलंब से समय और धन दोनों की हानि तो होती ही है, साथ ही इससे देश की कम्बैट रेडीनेस पर भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा अनेक इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि विभाग प्रबल प्रणाली पर कार्य कर रहा है, जो कि एक IT एनेबल्ड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। इसी प्रणाली के अंतर्गत EHRMS, डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम एवं दर्पण जैसे सिस्टम्स भी डेवलप किए गए हैं, जो संबंधित कार्यों को काफ़ी आसान बनाएंगे। और यह खुशी की बात है कि भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले अग्निवीरों के वेतन भत्तों के लिए विभाग द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड वेतन लेखा कार्यालय एवं एक फुल्ली ऑटोमेटेड IT सिस्टम बना लिया गया है, जिसका आज औपचारिक रूप से उद्घाटन भी किया गया है। इन सभी डिजिटल पहलों को अपनाकर विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को आत्मसात किया है। साथियों, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न केवल कामकाज में शीघ्रता आती है, बल्कि साथ में कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आती है। और आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई
फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित हैं और इस व्यवस्था के अनुसार एसएससी को अब रिटर्न फाइल से संबंधित किसी समस्या के निवारण के लिए ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। इससे विभाग और इंडिविजुअल पेंशन दोनों के ही समय की तो बचत होती ही है, साथ ही पूरी ट्रांसपेरेंसी होने के कारण करप्शन आदि की संभावना भी नहीं रहती है। यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अपने सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। मैं यहाँ उपस्थित एफएडीएस और डीएडी के ऑफिशियल से कहना चाहूँगा, क्या वे फाइनेंशियल एडवाइस और बिलिंग एंड पेमेंट में फेसलेस मैकेनिज्म लाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? अगर यह संभव होता है तो शीघ्र ही आपको इस ओर भी आगे बढ़ना चाहिए, यह मेरा आपको सुझाव है। साथियों, रक्षा मंत्रालय में आपके 3 प्रमुख रोल्स हैं। पहला रोल है फाइनेंशियल एडवाइस देने का, दूसरा रोल है अकाउंटिंग, बिलिंग और पेमेंट्स का, और तीसरा रोल है इंटरनल ऑडिट का। इन तीनों ही रोल्स को मैं घर के उस मुखिया के रोल की तरह देखता हूँ, जिसे घर में पैसे भी देने हैं, पैसे कहाँ और कैसे खर्च होते हैं इसकी एडवाइस भी देनी है, और बाद में पैसों का सदुपयोग कितना हुआ इसकी पूछताछ भी करनी है। ऐसे में डीएडी के इन रोल्स को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ। साथियों, आप जो एडवाइस देते हैं या ऑडिटिंग करते हैं, उसका प्रकारांतर से एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। आपकी एडवाइस से अगर सर्विसेज या मंत्रालय द्वारा सरकारी खर्च में कुछ बचत होती है तो उसे देश में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। यह पैसे देशवासियों के टैक्सेस से भी आते हैं, जिनमें से हम और आप भी शामिल हैं जो टैक्स अदा करते हैं। ऐसे में देश का पैसा देश में कहाँ सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से लगना चाहिए, इसके निर्धारण में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का अर्थ, जब आप अपना अकाउंटिंग एंड पेमेंट का रोल निभा रहे होते हैं या उसके बाद ऑडिटिंग कर रहे होते हैं, तो आप केवल पेमेंट या ऑडिटिंग ही नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि नेशन बिल्डिंग की सतत प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे होते हैं। आप सभी लगातार निष्ठा और लगन के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और मैं आशा करता हूं कि विभाग के सभी सदस्य इसी प्रकार उत्साह एवं लगन के साथ अपने विभागीय कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और देश के रक्षा वित्तीय प्रबंधन में अपना सकारात्मक सहयोग सदैव वह देते रहेंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं विभाग में चल रही समस्त योजनाओं की सफलता की कामना करता हूं, और जितने भी हमारे आज रक्षा अवार्ड विनर्स हैं उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं, और पुनः भविष्य के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।